तो देखिए लास्ट क्लास में हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में पढ़ा था। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का क्या मतलब बताया था मैंने? अगर किसी इंप्लॉय का सर कट जाए, पैर कट जाए, हाथ कट जाए और उसको हमने कंपनसेशन देना है और उस कंपनसेशन के लिए मैंने 10,000 रुपए बचा के रखे हैं, तो पता है जब तक 10,000 रुपए है ना तो मैं टेंशन फ्री हूं। मेरी लायबिलिटी कब अराइज होगी? जब वो लॉस कितने से ज्यादा होगा बेटा? 10,000 से ज्यादा होगा। तो मैंने बताया था पहला केस था, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम ये मानते हैं कि वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, 10,000 हमारे बच गए, वो 10,000 हम ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बांट लेते हैं। अगर बेटा 7,000 हुआ लाइबिलिटी तो ठीक है, 7,000 हम वर्कर को दे देंगे, बाकी 3,000 अभी भी बचा उसे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे। और बेटा अगर लाइबिलिटी जो है वो 12 है तो सर फिर हमारे पॉकेट में इंपैक्ट आएगा, 2,000 रुपए रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। तो बेटा आज हम दूसरे कंटिंजेंसी रिजर्व की बात कर रहे हैं जिसका नाम है सर IFF। बेटा शेयर मार्केट ना इंडिया का इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड, हिंदुस्तान का शेयर मार्केट है ना, उनसे पूछना बेटा जो इन्वेस्ट करते हैं। पिछले हफ्ते है ना लोगों के 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 लाख रुपए डूबे हैं सीधा, बड़ा जबरदस्त। मतलब आप मान लो कि पता चले किसी के 10 लाख रुपए थे ना, शाम को सुबह हो गए 8 लाख, है ना, 3 लाख। जिसने जैसी इन्वेस्टमेंट करी होगी उस हिसाब से लोगों के पैसे डूब गए बिना कुछ करे। तो देखो मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट में रिटर्न के चांसेस भी है ना, पैसे डबल भी होते हैं तो पैसे आधे होने में भी टाइम नहीं लगता है, या पैसे जीरो होने में भी टाइम नहीं लगता। जो मार्केट है ना उसमें बड़ा रिस्क है। तो भाई देखो जरा बात को ध्यान से समझना, मैंने जो है मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इन्वेस्टमेंट असेट्स होते हैं। मैंने कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है बेटा, जल्दी से बताओ? 1 लाख। 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब अभी आपको मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, याद है? भूल गए? सर एक बात बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट की एसेट्स है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा। और रिवैल्यूएशन के कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो हमें क्या होगा बेटा? लॉस। तो कौन सी साइड जाएगा? तो एक बात बताओ, अब मुझे है ना, मैंने कितने की इन्वेस्टमेंट कर रखी है बेटा? मुझे डर है कहीं मेरी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए। तो पता है मैंने इसके लिए एक फंड बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड, 10,000 रुपए का। मैंने 1 लाख रुपए की क्या कर रखी है बेटा? इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट को मुझे डर है, देखो बढ़ेगी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं अपने लॉस को कवर कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है यार अगर कहीं मुझे लॉस हो गया तो, लॉस हो गया तो इस लॉस से बचने के लिए मैंने कितने का फंड बना रखा है? अब इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब है ना 10,000 रुपए के लिए मैं टेंशन फ्री हूं। इसका मतलब ये हो गया अगर लॉस मुझे 10,000 तक का लॉस होगा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए ऑलरेडी 10,000 का फंड पहले से ही बना के रखा है मैंने। हाँ, मुझे परेशानी कब होगी? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से ज्यादा कम होगी। ध्यान से समझना बेटा, देखो मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे डाउट है कि कहीं इसकी वैल्यू कम ना हो जाए और उसकी वजह से मुझे क्या ना हो जाए? लॉस। तो उसके लिए मैंने पहले से कितने रुपए बचा के रखे हैं? 10,000। तो अगर 10,000 रुपए बचा के रखे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि 10,000 रुपए तक का लॉस मैं बियर कर सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जैसे ही लॉस कितने से ज्यादा होगा तो फिर मैं उसके लिए आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। तो अब इसमें क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे। केस फर्स्ट वही होगा। पहला केस क्या है सर? नो इंफॉर्मेशन गिवन। आपको सर कोई भी इंफॉर्मेशन क्या नहीं है? गिवन नहीं है। केस टू, केस टू है बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹92,000। और थर्ड है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹85,000। और फोर्थ है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,41,000। जरा ध्यान से समझना बेटा, नोट बाद में कर लेना, सफिशिएंट टाइम दूंगा नोट करने के लिए, पत्रकार बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कि जो मैं बोलता जाऊं लिखना है, ऐसे कोई मैं ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं कि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो उसके बाद नोट कर लेना।
ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट कितने की है बेटा? अब आपको पता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन के कौन सी साइड जाता है? डेबिट साइड। यही होता है ना। बट एक बात बता दूं, बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन में जरूर जाएगा, कम होगी ना तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। कितने रुपए तक? 10,000 रुपए तक। क्योंकि 10,000 तक का लॉस किसके थ्रू एडजस्ट हो जाएगा बेटा? रिवैल्यूएशन के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा, आईएफएफ के थ्रू। मतलब जो 10,000 तक का लॉस है वो आईएफएफ से क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1 लाख की। आईएफएफ कितने का है? अब क्वेश्चन बोलता है नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अगर सर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है ना, इसका मतलब ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई ना ज्यादा हुई। तो क्या इस कंडीशन में मुझे आईएफएफ की जरूरत है? नहीं। तो इस कंडीशन में बेटा सॉल्यूशन नंबर 1, तो हमारा जो सॉल्यूशन नंबर 1 है वो बड़ा सिंपल है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना कम हुई ना ज्यादा हुई, क्योंकि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो इसका मतलब मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा सर? इस कंडीशन में आप आईएफएफ को ना बांट दोगे, आईएफएफ टू ए टू बी। सर ये ए और बी कहां से आ गए? मैं एग्जांपल में एज्यूम कर लेता हूं ए और बी दो पार्टनर थे, पहले रेशियो था 3:2, अब इनका रेशियो हो गया 1:1। तो बेटा ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे। तो मतलब आपका जो 10,000 रुपए है ना, 6,000 और 4,000 में बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में। बात को ध्यान से समझना, हमने 10,000 रुपए बचा के रखे थे, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज्यादा होगी तो हम उससे क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए हमने कितने रुपए बचा के रखे थे बेटा? 10,000। तो अब जरा ध्यान से समझना, मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 1 लाख की, और आईएफएफ कितने का था? 10,000 का था। तो केस नंबर 1 में कुछ भी नहीं बोला, मुझे कुछ भी नहीं बोला, तो इसका मतलब ना मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है ना मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा हुई है। तो मेरे लिए इस आईएफएफ की अब कोई जरूरत, इसलिए मैंने आईएफएफ को क्या कर दिया? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पीएसआर में बांट दिया। केस 2 जरा ध्यान से समझना, केस 2 क्या है सर हमारा? केस 2 क्या है? एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट की बेटा मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 92,000। कितने का लॉस हो गया? अच्छा एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा? असेट्स। असेट्स बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट। और असेट्स कम होते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, कितने रुपए से कम हो रही है? क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा? सर मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ मेरा जो प्रॉफिट है ना अब मेरे लिए नहीं बचेगा। जैसे फर्स्ट केस में मुझे पूरे 10,000 रुपए बच गए थे, बट अब यहाँ कितने का लॉस हो गया? 8,000 का। तो अब जो 2,000 का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो पता है इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी? इस कंडीशन में एंट्री होगी आईएफएफ अकाउंट डेबिट। आईएफएफ अकाउंट डेबिट कितने का बेटा? तो इन्वेस्टमेंट भी तो कम हुई है ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो कम हुई है ना, कितने से? अब जो बचेगा वो किस में बढ़ जाएगा? 2A 1200 और 800। ये कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? सर देखो सीधी सीधी बात है, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? सर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 92,000। तो मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम होगी? तो आईएफएफ डेबिट होगा 10 से, 8,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो सर रिवैल्यूएशन आना चाहिए सर। सर रिवैल्यूएशन नहीं आएगा 10,000 तक, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन की जरूरत ही नहीं है ना मुझे। वो मेरा जो लॉस हुआ है वो लॉस मेरा किससे एडजस्ट हो गया? प्रॉफिट से, आईएफएफ से, इसलिए रिवैल्यूएशन। तो आपका आईएफएफ 10 था, इन्वेस्टमेंट 8 हो गया, अब बाकी अभी भी 2,000 रुपए बच रहा है। आईएफएफ का अभी भी बैलेंस कितना बच रहा है? क्योंकि मैंने 10,000 रुपए बचा के रखे थे और लॉस कितने का हुआ? 8,000 का। तो अभी भी जो 2,000 बच रहा है वो मैंने किस में बांट दिया? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में। अब आ जाओ बेटा थर्ड केस। थर्ड केस ध्यान से समझना क्या सॉल्यूशन होगा। मैंने कितने रुपए बचा के रखे थे सर? 10,000 रुपए। अब बताओ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? सर लॉस आपका 10 से ज्यादा हो गया, 15,000 रुपए का लॉस हो गया। तो सर 15,000 का लॉस हो गया, तो मैं कितने के लॉस के लिए तैयार था? तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? तो जो एक्स्ट्रा 5,000 का लॉस हुआ है ना वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। देखो लॉस तो पहले भी हुआ था, केस 2 में भी लॉस हुआ था, पर वो आईएफएफ के अमाउंट से क्या था, इसलिए उसको रिवैल्यूएशन में जगह नहीं मिली।
सर रिवैल्यूएशन में वही वैल्यू आएगी जो आईएफएफ के अमाउंट से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उतने अमाउंट के लिए तो मैं रेडी हूं ना। तो इस कंडीशन में बताओ मेरा आईएफएफ कितने का है सर, 10,000 का है। बताओ मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितने से हो रही है, तो सर लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, है ना, 5,000 का। अब बताओ बेटा रिवैल्यूएशन का मुझे क्या हुआ है, लॉस। अब ये रिवैल्यूएशन का लॉस कौन से पार्टनर में बढ़ता है, ए और दोनों में कौन से रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड। तो मैं वो बांटू या रहने दूं, तो सर मैं बांट देता हूं, तो एंट्री हो जाएगी ए बी टू रिवैल्यूएशन। तो 3,000 का जो रिवैल्यूएशन का लॉस है, अच्छा लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड 5,000, 3,000 और 3,000 2,000, है ना। सर लास्ट केस मैं कितने के लॉस के लिए तैयार हूं सर। यहां आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1,41,000। चलो ऐसी फिगर ना लें यार खाली फालतू में, कैलकुलेशन मुस्तफ 120 ले लेते हैं। चलो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी सर, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है सर। यहां तो बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब 10,000 की जरूरत तो है ही नहीं। वो 10,000 की जरूरत कब होती है, जब लॉस होता है। यहां तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उल्टा 1,00,000 से बढ़कर कितनी होगी। तो क्या उस आईएफएफ की आपको कोई रिक्वायरमेंट है, वो आईएफएफ क्या काम करता है, देखो वो आईएफएफ लॉस को एडजस्ट करता है, समझो ना। जो आपने आईएफएफ बनाया वो किसके लिए बनाया, सर वो लॉस की रिकवरी के लिए बनाया है। तो क्या इस आईएफएफ की यहां जरूरत है, सर लॉस तो हुआ ही नहीं, आता उल्टा प्रॉफिट हुआ है। तो फोर्थ केस में ना सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, पहले आईएफएफ को ही बांट लेंगे। पहले जो आईएफएफ है ना उसको ही बांट देंगे, किसमें 2A 2B। 10,000 को बांट देंगे 6,000 और, अच्छा अब असेट्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, बताओ असेट्स बढ़ने पे डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं, डेबिट होते हैं। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये एंट्री इसके बाद वैसे मैंने बतानी है, बट अभी फॉर द टाइम बिंग समझ लो भाई। असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है ना 20,000 से, असेट्स क्या है इन्वेस्टमेंट, तो बात नहीं 20,000। अब ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, अब 20,000 का आपको प्रॉफिट हो गया ना, कौन से पार्टनर बटेगा, ए बी में। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, कितना है 12 और 8। तो ये कौन सी एंट्री है सर, ये है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पीएसआर। देखिए सर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं फटाफट, है ना। तो सर पहले आप एक बार नोट कर लो फिर रिपीट करता हूं, ठीक है। देखो ये क्या है, कंटिंजेंसी रिजर्व है। कंटिंजेंसी रिजर्व मतलब इनकी जरूरत तभी पड़ती है जब वो इवेंट होता है। जैसे मैंने बोला था ना आज बारिश होगी तो 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो उसका इवेंट का होना जरूरी है। अगर इवेंट नहीं होगा तो मेरे को कुछ नहीं देना है। तो ऐसे ही ये कंटिंजेंसी रिजर्व है। हमने 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 10,000 का आईएफएफ बना रखा है। तो इस आईएफएफ की रिक्वायरमेंट तभी पड़ेगी जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है या डिक्रीज नहीं हो रहा है ना, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने यही बोला, देखो हमने 10,000 रुपए बचा के रखे थे, 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, ये मेरा क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने बोला क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं ये मानूंगा ना वैल्यू बढ़ी है ना वैल्यू कम हुई है। तो इसका मतलब जो आईएफएफ है उसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो अब क्योंकि वो पुराने टाइम का है तो इसलिए उसको पुराने रेशियो में बांट के खत्म कर दो। केस नंबर 2, सर बोलता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 92,000 होगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी, अब इन्वेस्टमेंट था कितने का सर, 1,00,000 का, 92 हो गया तो कितने का लॉस हो गया आपको। तो सर जो आपको 8,000 का लॉस हुआ है ना, वो 8,000 का लॉस इस आईएफएफ से एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए रिवैल्यूएशन में कोई लॉस की बात हो ही नहीं रही है। तो 8,000 का लॉस आईएफएफ से एडजस्ट हो गया। आईएफएफ 10 टू इन्वेस्टमेंट 8, जो अभी भी 2,000 रुपए बचा तो उसको मैंने बांट दिया। तो कई लोग इसकी दो एंट्री भी कर लेते हैं, पता है क्या, पहली एंट्री करते हैं आईएफएफ टू इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए से, फिर नहीं इसमें क्यों होगा, फिर आईएफएफ टू ए टू बी। तो बात तो वही हो रही है ना।
तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। थर्ड, सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 85,000 होगी। यहां तो सर घोटाला बड़ा हो गया, 10,000 से ऊपर लॉस हो गया, तो अब IFF 10 तक का लॉस कवर कर लेगा, बाकी 5,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है वो कहां से चला जाएगा, रिवैल्यूएशन। तो वही मैंने कहा, देखो IFF 10, जबकि इन्वेस्टमेंट तो 15 से कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो 15 से डिक्रीज हो रही है, तो 10,000 का लॉस यहां से एडजस्ट हो गया, तो बाकी 5 कहां से होगा सर, रिवैल्यूएशन से होगा लास्ट। और फिर वो रिवैल्यूएशन का लॉस बांट दिया, ये एंट्री तो मैं अभी और बता रहा हूं आपको। लास्ट है सर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 120 होगी, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, सर यहां तो आपको प्रॉफिट हो गया, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब इस IFF की कोई जरूरत नहीं है। और उल्टा रिवैल्यूएशन में कितने का प्रॉफिट हो गया, 20,000 का, तो सर सबसे पहले आपकी एंट्री होगी IFF to A2, तो ये तो बांट देंगे IFF को, और फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बढ़ गई वो, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग डालिए, फिर इनके क्वेश्चंस करेंगे। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो मैंने आपको बता दिया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं, तो लिखो जर्नल एंट्रीज फॉर, या जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, सर बड़ा आसान है। अकाउंट तो हर बच्चे को आता है ना, अकाउंट हर बच्चे को आता है कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, सर डेबिट साइड क्या आते थे बताओ सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते हो तो डेबिट साइड आते हैं लॉस, और क्रेडिट साइड क्या आते हैं सर, और लॉस कब कब होता है सर, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, और इधर प्रॉफिट्स कब कब होते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, यही सब तो था। तो सर आज मैं आपको जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं, समझ लो क्लास 11th में चले गए आप, है ना। रूल पता है डेबिट क्रेडिट के, हैं कौन कौन से 3 रूल होते हैं बताओ, इससे तो बिल्कुल नहीं बता पाएगा 5 रूल होते हैं बेटा, मॉडर्न अप्रोच याद रखना, मोस्टली अच्छी बात है तुम्हें याद है, मैं इसको नहीं बता रहा हूं, बट इससे थोड़ा करना टफ हो जाता है ना। मॉडर्न अप्रोच ज्यादा आसान है ना, सीधी सीधी बात है। असेट्स एक्सपेंस का रूल, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, रेवेन्यू कैपिटल लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, ये रूल याद रखना, इससे आसान हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना, मैं आप एक एक करके जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं। देखो सर, अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, पहले समझ लेना, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होंगी तो असेट्स बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ेंगे, तो असेट्स बढ़ेंगे तो असेट्स क्या होंगे बेटा, डेबिट, तो फिर क्रेडिट क्या होगा सर, रिवैल्यूएशन। दूसरी आपको एक चीज याद रखनी है, दूसरी चीज तो रिवैल्यूएशन है ही, अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो असेट्स इंक्रीज होगी, तो असेट्स इंक्रीज होगी तो असेट डेबिट होगी, तो फिर क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन। तो मतलब अगर असेट्स की वैल्यू एंट्री बढ़ेगी तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। ऐसे बेटा अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो बताओ क्या होगा सर, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो असेट्स क्रेडिट होंगी, और असेट्स क्रेडिट होंगी तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, है ना। सेकंड, अब बताओ अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा सर, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट, तो फिर डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। भाई एक चीज मैं बताऊं, कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं, सर एक बात बताओ, असेट्स बढ़ता है तो आप तो डेबिट कर रहे थे, नहीं सॉरी क्रेडिट कर रहे थे रिवैल्यूएशन में, तो वो बच्चा उसके हिसाब से एंट्री लिखने लगता है, सर उसके हिसाब से नहीं, असेट्स बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, असेट्स क्रेडिट नहीं हो रहा, समझ रहे ना। बच्चा क्या सोचता है, सर अभी तो आपने क्या एंट्री समझा दी सर, अब अगर अभी असेट्स बढ़ रही थी तो आप तो क्रेडिट बोल रहे थे, सर मैं असेट्स को क्रेडिट नहीं बोल रहा था, मैं रिवैल्यूएशन को क्रेडिट बोल रहा था। तो ये इसलिए जब भी आप जर्नल एंट्री कर रहे हो ना, तो थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से रिवैल्यूएशन अकाउंट निकाल लेना, नहीं तो गलतियां कर लोगे, बच्चे हो बेटा, करते हैं बच्चे, अनुभव है हमारा, एक्सपीरियंस है, तभी मैं बोल रहा हूँ। बच्चा जब जर्नल एंट्री करता है ना, वो इसको देख के करता है,
अच्छा असेट बढ़ रहे हैं तो सर क्रेडिट साइड लिखते थे, मैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड लिखता था, असेट्स के क्रेडिट साइड नहीं लिखता था। तो प्लीज जब भी आपसे एग्जाम में जनरल एंट्री पूछे ना, तो आप फिर ना रिवैल्यूएशन अकाउंट को बगल में रख लेना, इसको भूल जाना। आप फिर अपना नॉर्मल दिमाग इस्तेमाल करना कि ठीक है, अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होती है तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन। अच्छा ऐसे ही अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो बताओ क्या होगा, लायबिलिटीज की वैल्यू कम होगी तो लायबिलिटी डेबिट होगी, तो एंट्री होगा लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। अच्छा इसके अलावा अनरिकॉर्डेड असेट्स, बताओ अनरिकॉर्डेड असेट्स के केस में क्या होगा। सर अनरिकॉर्डेड असेट्स मतलब आपके पास असेट्स पहले से नहीं था, आपने उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा था असेट्स था, फिजिकल में था बट आपके ने उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, तो अब आप उसे असेट्स को रिकॉर्ड करोगे तो असेट्स क्या होगा, बढ़ेगा, तो एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, समझ में तो नहीं आई बात सर, मजा आ गया। ओके देखो भाई जरा बात को ध्यान से समझना, सीधी सीधी बात है, ये मैं कुछ नया नहीं करा रहा हूँ, 11th क्लास को रिपीट करा रहा हूँ, है ना। असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो असेट डेबिट होंगे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, असेट्स की वैल्यू कम होगी तो असेट्स क्रेडिट होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो लायबिलिटी डेबिट होगी तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, अनरिकॉर्डेड असेट्स है बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, कोई डाउट। अच्छा इसके बाद बेटा, इसके बाद फाइनल, अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा या फिर आपको क्या होगा रिवैल्यूएशन का। देखो एक बात बता दूं, मैं ये बात आपको बता देता हूं, इतनी बात याद रख लेना बेटा, जब भी प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और जब भी लॉस होता है कैपिटल डिक्रीज होती है डेबिट होती है ना। तो यानी कि प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल तो क्रेडिट होगी, तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। और कौन से रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आता है और बच्चे गलत करके आते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कौन से रेशियो में बढ़ता है, सर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, क्यों, क्योंकि पुराने टाइम का है। भाई आपका देखो ना सीधी सीधी बात है, आज के बाद आपका रेशियो चेंज हो रहा है ना, तो आपका जो भी रेशियो पुराना रेशियो था उसी में सारे पुराने प्रॉफिट्स बटेंगे सारे। रिवैल्यूएशन मतलब पुराने टाइम का असेट्स और लायबिलिटी से होने वाला प्रॉफिट। अच्छा सर अभी बात करते हैं, अगर लॉस होगा तो एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो भाई न्यू पार्टनर आएगा तो भी तो यही होगा भाई, एक तरीके से वहां पे हम यहाँ अपना 10% अपने पुराने अपने भाई को दे रहे हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी है, नया आएगा तो नया नए को दे देंगे, चीजें तो यही होनी है सारी। भाई आज के बाद एक नया पार्टनर आया ना, पुराने टाइम की चीजों को तो अभी भी हम पुराने पार्टनर्स में बांटेंगे, तो चीजें सेम रहती हैं, ठीक है। तो एक बार अब इनको भी आप नोट करिए। आइए बेटा ध्यान दीजिए इधर, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कल अब देखो ध्यान देना, मैंने आईएफएफ का अभी बता दिया आपको। अच्छा इससे कल मैंने क्या बताया था भाई, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगर मैंने 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना रखा है, अगर कुछ नहीं कहा गया, अगर कुछ नहीं कहा गया तो 10,000 कौन से पार्टनर बढ़ जाएंगे, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में। अच्छा अगर लाइबिलिटी बोली है 7,000 की, तो सर 7,000 लाइबिलिटी में आ जाएंगे, 3,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे। और अगर बेटा लाइबिलिटी दे रखी है 15,000 की, तो सर 5,000 रिवैल्यूएशन में आ जाएंगे। तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन। तो लिखा है अशोक, भीम एंड चेतन हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ए बी सी पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। ए बी सी पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा, 5:3:2। आगे क्या लिखा है, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 2:3:5। आपका न्यू रेशियो दे रखा है सर, क्या दे रखा है न्यू रेशियो, 2:3:5। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स एग्जिस्ट एट 120 इन द बैलेंस शीट। मतलब आपको बैलेंस शीट में
वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है, बताओ कितने का दे रखा है? पता है इसका मतलब क्या हुआ? सर हम 1,20,000 तक की लायबिलिटी को झेल सकते हैं तब तक मेरे, क्योंकि एक बात बताओ, लायबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन में इफेक्ट आता है नहीं आता है? पर यहां ना 1,20,000 तक रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट क्यों? क्योंकि 1,20,000 तक की लायबिलिटी होगी तो रिवैल्यूएशन से एडजस्ट हो जाएगी। हाँ 1,20,000 से ज्यादा होगी तो फिर वो रिवैल्यूएशन में चली जाएगी। अच्छा, और अगर सर 1,20,000 से कम होगी या नहीं होगी तो हमारा फायदा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ऑन 31st March वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ ₹1,50,000 एग्जिस्ट। सर हमारा जो क्लेम आ गया ना वो कितने का आ गया? रोना है हंसना है? सर रोना है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। यहाँ तो हमें उल्टा 30,000 रुपए और देने पड़ेंगे। जो फंड है वो तो खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि देखो मैंने बचा के कितने रखे थे, मेरे पास रिजर्व कितने का है, जबकि मुझे अब देने कितने पड़ रहे हैं? सर 1,50 देने पड़ रहे हैं, तो मेरे लिए क्या है ये? नुकसान। तो बताओ वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने रुपए का है बेटा? 1,20,000 का। टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी कितने की है बेटा? तो 150। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आया? अब बताओ ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है ना यार भाई, सीधी बात है। 30,000 रुपए आपको ज्यादा देना पड़ रहा है तो आपके लिए क्या है? लॉस। तो बेटा WCL मतलब वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, WCF मतलब वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो फंड तो 1,20 का था, जबकि लायबिलिटी कितने की होगी? 1,50 की। जो 30,000 का एक्सेस लॉस है दैट इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस है वो ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा, ABC टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा 30,000 का है तो ये 532 में बैठेगा ना बेटा? ओल्ड रेशो में बढ़ता है। अच्छा एक बात बताओ, ये रिवैल्यूएशन का लॉस पुराने टाइम का अभी का है? पुराने टाइम का है तो पुराने रेशो में बढ़ता है ना यार, अभी तो बताया था। बेटा एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज बता, बेटा रिवैल्यूएशन हमेशा पुराने टाइम का बनता है, आगे का तो अब आगे फ्यूचर में बनेगा ना। आज की डेट में हम देखेंगे अच्छा पुराने एसेट्स की लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है। रिवैल्यूएशन हमेशा ओल्ड टाइम के लिए बनता है, कभी फ्यूचरिस्टिक नहीं होता। क्या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ाया था 11th क्लास में आपके सर ने? फ्यूचर के लॉसेस को रिकॉर्ड करो, फ्यूचर के होने वाले प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, तो कैसे हम फ्यूचर के लिए रिवैल्यूएशन बना देंगे? रिवैल्यूएशन हमेशा किसके लिए बनता है? पास्ट के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे, ठीक है आप करो, ये नोट करो, क्वेश्चन नंबर 12 करो। क्वेश्चन नंबर 12 दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, मुझे शर्म आ रही है ऐसा क्वेश्चन कराने में, पर फिर भी सर बेशर्मी करनी पड़ेगी। आइए, XYZ पार्टनर है, 532 इनका रेशियो है, फ्यूचर प्रॉफिट्स 235 है, मतलब XYZ का ओल्ड रेशियो क्या है बताओ? 5:3:2, और इनका न्यू रेशियो क्या है जल्दी से बताओ? 2:3:5। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 120 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग व्हेन क्लेम इज 80। मतलब आपके पास फंड कितने का है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 1,20 का, जबकि इसके अगेंस्ट लायबिलिटी कितने की है? तो इसका मतलब 40 तो फिर भी बच जाएंगे भाई। 1,20 का हमारे पास क्या है? फंड है, और हमने उसके बदले देने कितने हैं? 80। तो हमारे पास कितने रुपए बच जाएंगे सर? तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,20, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना होगा बेटा? 122। WCL क्या होगा? और 2XYZ कितना? तो सर जो बाकी 40,000 होंगे उसको बांट देंगे 20, 12, 8। ठीक है, समझ गया नहीं समझे? तो सर देखो इसमें हमारा 90% चैप्टर खत्म हो गया, और कॉन्सेप्ट तो 100% खत्म हो गया, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं कराना। अब 10% हमने थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मतलब ट्यूसडे हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। ओके।